हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 दिसंबर की करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले डेज के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद लास्ट में रिवीजन की क्लास भी होती है, यानी कि जो हमने 1 दिसंबर को पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी में, जहाँ पर हम डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, वीकली रिवीजन भी कराते हैं और टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, उपलब्ध है। आइए सबसे पहले जिस डेज के बारे में बात करेंगे वो है दास्ता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि हम मनाते हैं पूरी दुनिया से दास्ता को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 2 दिसंबर को। इस बात को याद रख लेंगे। ओके। और सबसे पहले 1949 में जो मानव तस्करी है, दास्ता है, उससे निपटने के लिए ये दिन मनाया गया था। जबरदस्ती अगर किसी से काम कराया जाता है, जबरदस्ती किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वो आपके लिए काम करे, या एक जगह से दूसरी जगह पर उनको भेजा जाए, या बाल श्रम के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए, इन सभी बातों को लेकर ये दिन मनाया जाता है 2 दिसंबर को। भारत के बारे में बात करेंगे तो भारत में जो दास्ता है उससे निपटने के लिए हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 21 जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 जो हमें बलात् श्रम से सभी प्रकार पर प्रतिबंध लगाता है। बलात् यानी कि जबरदस्ती अगर आपसे कोई श्रम कराना चाहता है, मेहनत कराना चाहता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 24 14 साल से कम बच्चों के लिए जो खतरनाक काम होते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर और उनके जीवन पर खतरा मंडरा सकता है, ऐसे कामों से निजात दिलाने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया है। आर्टिकल नंबर 39 हमारे देश में जो लेबर हैं, मेल हैं या फिर फीमेल हैं, उन सभी को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और आर्टिकल नंबर 42 काम के लिए उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखना, यानी जहां हम काम करते हैं वहां पर जो परिस्थितियां हो वो सुरक्षित हो, रहने के लिए सही हो, और मतलब आप जो भी 6 से लेकर 8 घंटे वहां पर रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको वहां पर मिले, इन सब बातों को लेकर, और मातृत्व राहत भी मिले, इन सभी बातों को लेकर आर्टिकल नंबर 42 हमें बताता है, जो हमारे संविधान से रिलेटेड है, यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड जो आधुनिक दास्ता से रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अब आइए यहाँ पर कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में बात करेंगे जो भारत के द्वारा अपनाए गए हैं। तो बाल श्रम के लिए, यानी कि बाल श्रम को दूर करने के लिए हमारे देश से जो अधिनियम बनाए गए हैं उसमें बाल श्रम अधिनियम 1956, बाल श्रम निषेध संशोधन विधेयक अधिनियम है 2016, और बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017, किशोर न्याय अधिनियम 2015। इसी तरीके से मानव तस्करी के लिए बहुत सारे आर्टिकल बनाए गए हैं। बाल श्रम के लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976 भी इसी कैटेगरी में आता है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया को डिजिटली अवेयर करने के लिए, कंप्यूटर के बारे में साक्षरता दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ में हमें ये बात पता होना चाहिए कि 2023 का जो विषय है वो क्या है कंप्यूटर शिक्षा को लेकर, या विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को लेकर। तो वो है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, यानी कि लिटरेसी फॉर द ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइडेड। ओके। देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में बात करेंगे, जो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 की घटना है, 2 और 3 दिसंबर की। 2 दिसंबर की रात को यह घटना हुई थी, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जानते हैं, जिसमें गैस का रिसाव होता है और इसमें 15,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। तो उनकी याद में ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके दौरान 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से 15,000 लोगों की जान गई थी। और साथ में ही अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, है ना। तो इसके प्लांट से ये रिसाव हुआ था। क्लियर। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे RMAI के बारे में। ओके। RMAI क्या है? तो रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करी गई है, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो इनका नाम है पुनीत विद्यार्थी। क्या नाम है? पुनीत विद्यार्थी। 2023 से लेकर 2025 के लिए RMAI
के अध्यक्ष होंगे और ये किसकी जगह ले रहे हैं, तो ये विश्व बरन चक्रवर्ती की जगह ले रहे हैं। साथ में ही जो हमारा RMI है उसके द्वारा कुछ और नियुक्तियां करी गई हैं, जैसे उपाध्यक्ष चुने गए हैं खुर्रम अस्करी, कोषाध्यक्ष चुने गए हैं संदीप बंसल और महासचिव चुने गए हैं यानी कि जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं सनी बोहरा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट ने किन समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है। यानी ये वो समूह है जिनके द्वारा केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी है कि इनको ड्रोन दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो भी इनकी जो भी इनके लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं उनको सही से क्रियान्वित किया जा सके और इनकी हेल्प किया जा सके। तो यहाँ पर महिला स्वयं सहायता समूहों को केंद्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उनकी जो कैबिनेट है उसने डिसीजन लिया कि 2024 से लेकर 2026 तक के लिए जो ये ड्रोन है वो उपलब्ध कराया जाएगा महिला स्वयं सहायता समूहों को, और इसे 15,000 जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं वो लाभान्वित होंगे और साथ में ही 1261 करोड़ रुपए का इसमें लागत आने की संभावना। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का नाम क्या है। देखो कुछ चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। जनजातीय गौरव दिवस हम भारत में कब मनाते हैं, तो 15 नवंबर को मनाते हैं, जिस दिन बिरसा मुंडा की जयंती होती है। ठीक है, इसी दिन के अवसर पर घोषणा करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के खूंटी में कि इस तरीके का कोई अभियान चलाया जाएगा, उसकी स्टार्टिंग वहीं से कर दी गई थी। तो इस महाअभियान का नाम है PM जनमन योजना। क्या नाम है? PM जनमन योजना, जिसकी आधिकारिक रूप से घोषणा 29 नवंबर को कर दी गई है और इस पर 24,104 करोड़ रुपए का लागत आएगा, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 15,336 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और राज्य के द्वारा 8,768 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। याद रखेंगे 15 नवंबर के दिन जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें जो हमारे आदिवासी इलाके हैं और वहां पर रहने वाले लोग हैं उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किसकी तैनाती को मंजूरी दे दी है। यानी वो कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी तैनाती को मंजूरी दे दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसका नाम है कवच। देखो कवच क्या है, जो हमारी ट्रेनें एक दूसरे से भिड़ जाती हैं उसके लिए एक सिस्टम है कवच। देखो दो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एक जर्मनी की है और दूसरी कहाँ की है, जापान की है। तो जर्मनी से सीमेंस एजी और जापान से क्योसन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन दोनों के द्वारा जो ट्रेनों की टक्कर है उससे रुकने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जो एक डिजिटल सिस्टम है, उसको बोला जाता है कवच। तो इसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और जो पहले डिसाइडेड है अभी प्रेजेंट टाइम में 1500 किलोमीटर का एरिया, उसको बढ़ाकर 5000 किलोमीटर प्रति वर्ष कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, किस लेखिका को साहित्य में योगदान के लिए फ्रेंच सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये लेखिका है, इनका नाम है अर्शिया सत्तार और इनको फ्रेंच सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है आर्शिया। देखो ये प्रसिद्ध लेखिका हैं और अनुवादक हैं आर्शिया सत्तार। इनकी उम्र 63 साल की है। 2022 में बाल साहित्य द महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्लियर, इन्होंने रामायण और महाभारत का अनुवाद किया और कथा सरित सागर की छोटी छोटी कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। तो 28 नवंबर को बेंगलुरु में ही जो फ्रांस के द्वारा दिया जाता है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इससे सम्मानित किया गया। और जो फ्रांस का महावाणिज्य दूतावास है वहां के जो राजदूत हैं थिएरी माथो, उनके द्वारा ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप, जिसको ADC कहा जाता है, इसकी नियुक्ति करी गई है। देखो भारत में पहली बार हुआ है और पहली महिला है ये, तो इनका नाम जरूर याद रख लेंगे। भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप ADC, इनकी नियुक्ति करी गई है। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है मनीषा पाठी। इनका नाम क्या है, मनीषा पाठी इनका नाम है। साथ में याद रख लेंगे कि इस वायुसेना से रिलेट करती हैं, स्क्वाड्रन लीडर है ये, 2015 बैच की अधिकारी है ये। साथ में ये बात हमें पता होनी चाहिए कि इनकी जो नियुक्ति करी गई है वो किसके द्वारा करी गई है। तो मिजोरम के राज्यपाल हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति, इनके द्वारा इनकी नियुक्ति करी गई है।
नेक्स्ट बात करेंगे अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बारे में, जिनकी पुस्तक लॉन्च करी गई है, नई बुक है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इस बुक का नाम है वेलकम टू पैराडाइज, यानी वेलकम टू पैराडाइज। ये बुक किसने लिखी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ट्विंकल खन्ना ने रिसेंटली कौन सी बुक लिखी है या किसको रिलीज किया गया है, तो याद रखेंगे वेलकम टू पैराडाइज। ओके, अच्छा ये कहाँ पर इसको रिलीज किया गया, तो 29 नवंबर को किया गया है मुंबई के ताज लैंडर्स एंड में। और इस बुक में क्या है, तो स्पेशली इस बुक में जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड उनकी जो मनोदशा होती है, अगर प्रेम में, विवाह में या अकेलेपन की वजह से वो जूझ रही हैं, तो उनकी क्या मनोदशा होती है, इस पर फोकस्ड है ये बुक, जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसको 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023, इसके लिए 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं एनटीपीसी बुंगाई गांव को। एनटीपीसी बुंगाई गांव को ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित। देखो बिजली उत्पादन में अग्रणी कंपनी है एनटीपीसी, और इसको जम्मू कश्मीर का जो सोनमर्ग है वहां पर पुरस्कार समारोह में आयोजित जो 22वां वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। इस बात को स्वास्थ्य सेवा योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, PRSI यानी कि पब्लिक रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसके लिए ये अवार्ड प्रदान किया गया है सुगंति सुंदर राज को। सुगंति सुंदर राज को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो सुगंति सुंदरराजन है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल से बिलोंग करती हैं। साथ में ये भारत में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और जनसंपर्क उद्योग में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वजह से नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क समारोह का आयोजन किया गया और उसके दौरान इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, यानी अगर आप डिमांड करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्लड की जो उपलब्धता है वो आप तक पहुंच जाएगी। इस प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म का ब्लड प्लस। क्लियर, ब्लड प्लस, यानी अगर किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो उसकी जो टाइमिंग है उसमें 6 से 7 घंटे लग जाते थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की वजह से जो टाइम पीरियड है वो घट गया है और 2 घंटे 7 मिनट में आपके पास ब्लड की उपलब्धता पहुंच जाएगी। ब्लड की कमी की वजह से लगभग हर रोज 12,000 लोगों की मौत हो जाती है और साथ में ही 6.5 लीटर यूनिट रक्त बर्बाद भी हो जाता है। तो इन सब से निपटने के लिए ब्लड प्लस जो एक प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है, ऑन डिमांड ये प्लेटफॉर्म है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है जिस भारतीय को, उनका नाम है VR ललितांबिका। VR ललितांबिका इनका नाम है और इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जिसे लीजन डी ऑनर कहते हैं उसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये इसरो से बिलोंग करती हैं, वैज्ञानिक है और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के प्रमुख रूप से ये डायरेक्टर भी रह चुकी हैं और इनको राजदूत थिएरी मॉथो के द्वारा ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। क्लियर। 2018 में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के निदेशक के रूप में इनकी जो भूमिका रही है भारत की गगनयान परियोजना में महत्वपूर्ण रही है, जिसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो जन औषधि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उसके तहत इसकी स्थापना करी जाती है, जिससे कि लोगों तक जो औषधि है, जो दवाइयां हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और साथ में ये बोला गया है कि 2026 तक इसकी संख्या बढ़ाकर 25,000 कर दी जाएगी। क्लियर। आइए नेक्स्ट, हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए भारत सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा। देखो, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट करी गई है कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पर चाइना की घुसपैठ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार $5 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगी। कितने का करेगी, तो $5 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार करेगी, जिसमें 400 अरब रुपए का निवेश किया जाएगा सिर्फ विमान वाहक पोत में।
क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय शहरों के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय की डेटा पहल के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो भारतीय जो शहर हैं उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और इस डेटा पहल का नाम क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एम्पलीफाई 2.0, क्या नाम रखा गया है इसका? तो एम्पलीफाई 2.0। ओके। और हमारे देश के जो भारत के जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं उनकी तरफ से इसको लॉन्च कर दिया गया है, एम्पलीफाई 2.0 को। डेटाबेस है जो बताएगा कि हमारे जो शहर है, हमारे जो नगर है, उनका विकास किस तरीके से हो रहा है, कितना काम किया जा चुका है, कहाँ पर और काम करने की संभावना है, कहाँ पर काम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कितनी करी गई है, ये सारी बातें हम इसके तहत जान सकते हैं। देखो, जो एम्पलीफाई पोर्टल 2.0 है उसके तहत 4000 से अधिक जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके डेटा को शामिल किया जाएगा। और उनके डेटा को शामिल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। कितने? तो 4000 से अधिक जो हमारे शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके बारे में इस डेटाबेस से हमें पता चल। मठ के लिए कितने मूल्य का पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो देखो, इस विषय पर बैठक करी गई और उसकी अध्यक्षता हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा करी गई। और उसके दौरान ये बताया गया कि जोशीमठ जो उत्तरांचल में है ना, वहां पर जो भूमि है वो 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गई है और लगभग 700 घरें ऐसे हैं जिसमें दरारें आ गई हैं। तो इससे निपटने के लिए 1000 से 658 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो आएगा और इससे जोशीमठ और उसके आसपास के एरिया को ठीक कर दिया जाएगा। वहाँ की जो आम जनता है उसने ये बताया है कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, होटल्स बनाए जा रहे हैं और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, विभिन्न तरीके की सुविधाएं देने के लिए बहुत सारे लॉजेस बनाए जा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही जो वहाँ पर भूमि का धंसाव है, भूस्खलन है, वो हुआ है। तो इन सब से निपटने के लिए कितने रुपए का लागत इसको सुधारने के लिए आएगा? तो 1658 करोड़ रुपए का लागत आएगा। केंद्रीय मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं उनके द्वारा ऐसी बात बोली गई है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और इस बार की 2023 की थीम क्या थी? तो समुदायों को नेतृत्व करने दे। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का हमने फाउंडेशन डे मनाया। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर को 1965 में करी गई थी। नागालैंड का स्थापना दिवस हमने 1 दिसंबर को मनाया। 1 दिसंबर 1963 में ही भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था नागालैंड। देखो, 54 आईएफएफआई के दौरान आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक किसे प्रदान किया गया है? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक, ये जो पुरस्कार है ये हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार है उसके दौरान प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार प्रदान किया गया है किसे? तो ये ड्रिफ्ट को प्रदान किया गया है। इस बात को समझ लेंगे। 54 नंबर का है। यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है अब्दुल्लाही मायर को। किसे? अब्दुल्लाही मायर को, क्योंकि इन्होंने 10 लाख से अधिक बच्चों को जो पुस्तकें हैं वो बांटी हैं। इसकी वजह से ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। आईजीबीसी की प्लेटिनम रेटिंग किसे दी गई है? तो इसके पहले इस स्टेशन को, यानी कि जिसका नाम है विजयवाड़ा, इसको गोल्ड रेटिंग दी गई थी और अब इसकी जो रेटिंग है उसे बढ़ा दी गई है और अब इसे प्लेटिनम रेटिंग दी गई है जिसका नाम है विजयवाड़ा। ओके। लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन किया गया है केरला में, नितिन गडकरी जी के द्वारा। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। इसका नाम पूछा जा रहा है। तो पहला दक्षिण एशियाई देश है जहां पर समलैंगिक विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इसका नाम है, इस देश का नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को बढ़ा दिया है और कितने कितने दिन के लिए बढ़ाया गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो मुफ्त राशन है उसकी योजना को बढ़ाया जा रहा है और इसको दिसंबर 2028 तक कर दिया गया है। 2024 से लेकर 2028 तक के लिए इसको दोबारा से बढ़ा दिया गया है। 5 साल के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी अनाउंसमेंट करी गई। संथा कवि भीमा भोई और महिमा पंथ की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी किस स्थान पर आयोजित हुई है? तो देखो, इस विषय पर जो ये
2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये आयोजित करी गई है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अडानी पावर अपने मुद्रा प्लांट में बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ किसका मिश्रण करेगा? तो बॉयलर को चलाने के लिए जिसका मिश्रण किया जाएगा कोयले के साथ में, इसका नाम है हरित अमोनिया या ग्रीन अमोनिया। ओके। समुद्री प्रमुखों के बीच बातचीत के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सी पहल शुरू करी है? यानी कि जो समुद्री पहल है, जो समुद्री प्रमुख हैं, उनके जो नौसेना के प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करी जाएगी और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो योजना शुरू करी गई है उसका नाम है महासागर योजना, है ना। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 100 साल की आयु में इनका निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है हेनरी किसिंजर। क्या नाम है? हेनरी किसिंजर, जिनका 100 साल की उम्र में अभी निधन हो गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए। आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कल मिलेंगे नए विचारों और नए न्यूज़ के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, अपने पे भरोसा करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो भरोसा करे आप पर उसके साथ हमेशा बने रहना है। टेक केयर, बाय बाय।